स्टूडेंट्स, समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल पर आप सबकी स्वागत है। मैं आपके लिए नीट के प्रिपरेशंस के वीडियोस बनाती हूँ। ऑलरेडी क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर के एक वीडियो नीट के तैयारी के लिए मैंने पब्लिश कर दिया। उस वीडियो में मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूले जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखाया। आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तभी कंटिन्यूटी रहेगा। आज के वीडियो में नीट के प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। आप देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो सब सॉल्व करते हैं, मैंने भी किया है पीछे। आप मेरे चैनल में विजिट करोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप नीट 2024 के एस्पिरेंट हो, आपको एग्जाम देना है, देन हर एक चैप्टर से आपको क्या करना चाहिए, नीट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। तो आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उनमें से 2 क्वेश्चंस मैंने लिख लिया। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम इथिलीन पॉलीमराइजेस टू पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पता ही होता है। इस तरह से इथिलीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो N मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन पॉलीमराइज कर रहा है, या ये है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, उसको लिखने के लिए इसी तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए, आपको पूछा है कि द मास ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड विल बी, आपके ऑप्शंस है 100 N ग्राम, 100 बाई N ग्राम, 100 N बाई 2 ग्राम, 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी इथिलीन मॉलिक्यूल्स है वो सारे इथिलीन मॉलिक्यूल्स जो है पॉलीमराइज कर जाएगा। मास ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, दैट मीन्स मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है। मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम इथिलीन है तो पॉलीथीन का मास भी 100 ग्राम ही होगा। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन, कार्बन ऑकर्स इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ 12C एंड 13C। ये 2 आइसोटोप्स है कार्बन के, यही 2 लिखा है इन्होंने। 14C भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को मेंशन किया गया है। तो आपको पूछा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011. What is the percentage abundance of 12C? तो आपको इस पर्टिकुलर आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस को कैलकुलेट करना है। अभी एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो पहले मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करती हूँ। ये देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एवरेज एटॉमिक मास को ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बार इज इक्वल टू समेशन PI AI डिवाइडेड बाय 100। PI क्या है? इट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास AI है। तो हमारा यहाँ पे जो है 2 आइसोटोप है, 12C और 13C। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी सपोज करो कि 12C जो आइसोटोप है उसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है X, तो 13C कितना होगा, 100 माइनस X हो जाएगा। सो लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 12C इज इक्वल टू X, देन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 13C विल बी इक्वल टू 100 माइनस X। अभी यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये फॉर्मूला लगा के हम जो है X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें ए बार जो कि एवरेज एटॉमिक मास है वो बता दिया गया है, हमें परसेंटेज अबंडेंस निकालना है जो कि 12C का हमने सपोज कर लिया X है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट, ए बार जो कि एवरेज एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू दे दिया गया है 12.011। सो 12.011 is equal to 12x plus 100 minus x into 13 divided by 100। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। सो ये सेकंड स्टेप है। 13 से इसको मल्टीप्लाई करके हमने उतार लिया। दिस विल बी इक्वल टू 1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए x की वैल्यू ये आ गया हमारा 98.9। सो परसेंटेज अबंडेंस 12C का क्या होगा, 98.9%। सो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 12C आइसोटोप इज 98.9%। तो ये आपका आंसर हो गया। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
which contains the same number of molecules as are contained in 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितना मॉलिक्यूल्स है उतना मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड में होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो है O2। O2 मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 × 2 32 ग्राम। आपको पता है 32 ग्राम जो कि 1 मोल है, इसमें कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, इट विल बी एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। So we write here 32 gram O2 contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So 1 gram will contain how many molecules? 6.023 into 10 to the power 23 divided by 32, these many molecules. So 40 gram oxygen, 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.023 into 10 to the power 23 divided by 32 into 40। so अगर 4 से ऊपर नीचे हम कैंसिल करते हैं 4, ये 10 हो गया, 4 8 32, so 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 60.23 into 10 to the power 23 divided by 8 और ये डिविजन का रिजल्ट आएगा 7.529 into 10 to the power 23 these many मॉलिक्यूल्स। अब इतना मॉलिक्यूल्स कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होगा, इसके लिए फिर अगेन हमें पता है कि CO2 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 ग्राम होता है। अगर कार्बन का 2 ऑक्सीजन एटम का मास आप ऐड कर दो तो 44 ग्राम होगा। सो देखिए 44 ग्राम जो कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इतना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है तो हम लिखेंगे कि 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2 is equal to 44 gram. So 1 molecule means 44 divided by 6.023 into 10 to the power 23 and so these many molecules 7.529 into 10 to the power 23 molecules is equal to ये हो जाएगा 44 into 7.529 into 10 to the power 23 divided by 0.023 into 10 to the power 23। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अभी ये कैलकुलेशन करने से आएगा 55 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो देखिए इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज, ये आपके ऑप्शन है। तो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट मतलब आप समझ ही रहे हो कि ऑक्सैलिक एसिड में जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे डाइहाइड्रेट मतलब ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा है। सो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, जिसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो H2C2O4, ये भी लिखा जा सकते हैं। डॉट्स दे करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके ऑक्सीजन एटम को भी आपको काउंट करना है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, आपको दिख रहा है 2 और 2 4 और यहाँ पे 2 6। तो वी राइट 1 मॉलिक्यूल है 6 ऑक्सीजन एटम्स। आपको पूछा है 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, तो 1 मोल मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे। सो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है वो हमने निकाल लिया। सो 1 mole has 6.023 into 10 to the power 23 molecules and 1 molecule has 6 oxygen atoms. So number of oxygen atoms in 1 mole will be equal to what? 6 into 6.023 into 10 to the power 23. It will come 36.138 into 10 to the power 23. So which option is correct? ये वाला ऑप्शन जो नंबर डी है ये करेक्ट है 36.13 into 10 to the power 23। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि which of the following gases will have least volume if 10 gram of each gas is taken at the same temperature and pressure। आप देखिए नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो, मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करके। अब यहाँ पे सबका मास जो है सेम है, दैट इज 10 ग्राम। तो सॉल्व करते हैं इसको। मोल्स ऑफ CO2 will be equal to what? 10 divided by molecular mass of carbon dioxide, that is 44. Similarly, moles of N2 will be equal to what? 10 divided by molecular mass of N2, that is 28. Moles of CH4 will be equal to what? 10 divided by molecular mass of CH4 जो कि 16 होता है। Moles of HCl will be equal to 10 divided by HCl का molecular mass हो जाएगा
1 plus 35.5 that means it will be 36.5. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास रिमेनिंग सेम, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। नाउ ये भी आपको पता है, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at the same pressure and temperature has how much volume? 22.4 liter. So greater the number of moles, greater will be the volume. So we can write here 1 mole of any gas at the same temperature and pressure has volume 22.4 liter. So greater the number of moles, greater will be the volume. So we can write number of moles is directly proportional to volume. So आप देखिए number of moles सबसे कम किसका हो रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, और वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है। सो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका वॉल्यूम भी लीस्ट ही होगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो वी राइट हियर number of moles of CO2 is least, so volume of CO2 will be least। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, बस सिंपली हमें कंसेप्ट अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, इसी से ही कंसेप्ट जांच होता है, तो इसीलिए आपको इन सब प्रॉब्लम्स को थॉरोली प्रैक्टिस करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है मैंने कहां से लिया पता है, एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट से, जिसको आप प्रैक्टिस ही करते हो नीट का तैयारी के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है कि 1.4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड are present in a sample. How many atoms are there in the sample? तो phosphorus trichloride का formula I hope all of you know. Formula of phosphorus trichloride is PCl3। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3 क्लोरीन एटम, 1 फॉस्फोरस एटम, टोटल 4 एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 4 इन 1 मॉलिक्यूल। अब देखिए 1.4 मोल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो नाउ इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस that 1 mole has how many molecules? Avogadro number of molecules. So 1 mole has 6.023 into 10 to the power 23 PCl3 molecules. So 1.4 mole has how many molecules? 1.4 into 6.023 into 10 to the power 23. That means ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 8.43 into 10 to the power 23 molecules। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ये हमने पहले ही निकाल लिया। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 मोल PCl3 विल बी इक्वल टू 4 into 8.43 into 10 to the power 23। दैट मीन्स ये आ जाएंगे 33.72 into 10 to the power 23 molecules। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आंसर में यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर हम इसको 3.372 लिखते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 से आपने डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 these many atoms। so number D is the correct answer। अब इस प्रॉब्लम में देखिए कह रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस वॉल्यूम कंटेंट ऑफ ए गैस इज 0.06% at STP। Calculate the number of molecules of the gas in 1 liter of the mixture। 1 liter गैसेस मिक्सचर है, उसमें आपको बता दिया जो पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है यहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना परसेंट है, ये 1 लीटर का 0.06% होगा। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम कितना है। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 1 into 0.06 डिवाइडेड बाई 100। सो ये आ रहा है आपका 6 into 10 to the power -4 लीटर। अब देखिए कोई भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि एसटीपी कंडीशन है उसमें कोई भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो अगर हम ये जो वॉल्यूम है इसको 22.4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस मिलेगा। तो वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 6 into 10 to the power -4 डिवाइडेड बाई 22.4। तो ये आएगा इतना 0.268 into 10 to the power -4 इतना मोल है गैस का। अभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना इजी है बिकॉज आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतना मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जस्ट इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मोल हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 6.023
into 10 to the power 23 molecules. So 0.268 into 10 to the power minus 4 mole has 0.268 into 10 to the power minus 4 multiplied by 6.023 into 10 to the power 23. So अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 1.61 into 10 to the power 19 molecules. तो सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपका। ये क्वेश्चन देखिए आपका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला टॉपिक से है। आपको पूछा है कि ए कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम contains this much percentage of magnesium, this much percentage of phosphorus and this much percentage of oxygen. What will be the simplest formula of the compound? तो आपको कौन सा फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वो जो टेबल है उस टेबल को बनाना है, उसमें कैलकुलेशन करना है, तभी आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो टेबल है उसमें एलिमेंट वाला कलम होगा, उसके बाद होगा परसेंटेज, एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स, लास्ट में होगा सिंपलेस्ट होल नंबर, मोलर रेशियो। तो एलिमेंट में है हमारे पास मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन। परसेंटेज मैग्नीशियम का 21.9, फास्फोरस का है 27.8, ऑक्सीजन का है 50.3। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का है 24, फास्फोरस का है 31, ऑक्सीजन का है 16। अभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21.9 डिवाइडेड बाय 24, दिस विल कम 0.91। नेक्स्ट इज 27.8 डिवाइडेड बाय 31, जो कि फास्फोरस का नंबर ऑफ मोल्स होगा, दिस विल कम 0.90। एंड लास्ट इज ऑक्सीजन 50.3 डिवाइडेड बाय 16, ये आ रहा है 3.48, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम 3.5 लेंगे। ये कलम छूट गया था, मैंने बना दिया अभी। ये कलम में क्या करना है, मोलर रेशियो निकालना। मोलर रेशियो निकालोगे कैसे, ये जो आपके क्वेश्चंस है इनमें से जो सबसे छोटा वाला है उससे सबको डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा है 0.90, इसी से हमें सबको डिवाइड करना है। सो मोलर रेशियो में मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 0.91 डिवाइडेड बाय 0.90, दिस विल कम 1। एंड ये भी तो 1 आएगा, 0.90 बाय 0.90, ये भी 1 है। ये गड़बड़ हो गया था, ये जो डिवीजन है इसका रिजल्ट आएगा 3.14। अभी मोलर रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, 3.14 को 0.90 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवीजन का रिजल्ट आएगा 3.48। दिस इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 3.5। इसको हम 3.5 ले सकते हैं। अभी देखिए आपका मोलर रेशियो में जो वैल्यूज आए वो क्या क्या है, 1, 1 एंड 3.5। अभी कोई भी वैल्यू जो कि 1.5 है, 2.5 है, इस तरह से जब आते हैं तो हम जो है सिंपल होल नंबर रेशियो जब करते हैं तो इसको हम डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होल नंबर हो जाता है और बाकी को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। सो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Mg2P2O7। दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक और बहुत ही वीटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का बता दिया है, CH2O2। पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको ये ऑप्शंस दे रखा है। सो आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होता है एक कंपाउंड में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होता है डिफरेंट एलिमेंट के, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही डिपिक्ट करता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n, वेयर n कैन हैव द वैल्यूज 1, 2, 3 एटसेट्रा। कोई भी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं। तभी n इज इक्वल टू 1 अगर होता है ये तो वही फॉर्मूला आएगा जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये ऑप्शंस में नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2। अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट विल बी CH2O2 होल 2। बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H4O4। सो ये सही आ रहा है इन ऑप्शन में से, जो है आपका C2H4O4, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू 3 लोगे तो मैच नहीं करेगा, बिकॉज जो C के साथ है वो 2 ही है सारे ऑप्शंस में, इसमें 1 है, ये गलत है। सो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है नंबर C।
अब ये देखिए लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें बोल रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग 0.5 ग्राम O2 ऑक्सीजन, व्हिच रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है वो आपको पहचानना है, उसका कितना एक्सेस रहेगा मतलब अनरिएक्टेड रह जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। सो ये होगा रिएक्शन 2Mg + O2 2MgO। तब देखिए कितना मास है, रिएक्शन से हमें स्टोइकोमेट्री क्या मिल रहा है, 2 into मास ऑफ मैग्नीशियम 24, दैट मीन्स 48 ग्राम, और ये आपका 32 ग्राम हो गया। सो 48 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। सो 48 ग्राम Mg कंबाइंड विथ 32 ग्राम O2। मैग्नीशियम कितना बोला है, 1 ग्राम। सो 1 ग्राम मैग्नीशियम विल कंबाइन विथ हाउ मच ऑफ O2, 32 by 48 ग्राम O2 के साथ। अगर आप इसको 8 से कैंसिल करते हो, उसके बाद फिर 2 से ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66 ग्राम। तब देखिए 1 ग्राम मैग्नीशियम को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये हमें रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसको कहा जाता है स्टोइकोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू यू। सो यहाँ पे हम लिखते हैं O2 अवेलेबल इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो O2 कम है, दैट मीन्स मैग्नीशियम कंप्लीटली बर्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट कौन होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्लियर समझ में आ रहा है, जो कम है वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। सो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैग्नीशियम का कितना एक्सेस पड़ा रहेगा वो हमें कैलकुलेट करके निकाल देना है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम का कितना एक्सेस रह जाएगा। सो यहाँ पे देखिए लिमिटिंग रिएजेंट आपका है ऑक्सीजन। सो हम लिखते हैं यहाँ पे 32 gram oxygen reacts with 48 gram magnesium. Then 1 gram will react with 48 by 32 gram magnesium. So कितना ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम O2 will react with 48 by 32 into 0.5. So this will come 1.5 by 2. So it will be 0.75 gram. So 0.5 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए ओनली 0.75 ग्राम मैग्नीशियम। 1 ग्राम मैग्नीशियम थे हमारे पास, तो कितना एक्सेस रह जाएगा, ये 0.75 ग्राम तो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। बचेगा कितना, मैग्नीशियम लेफ्ट इन एक्सेस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। Now students, this one is also another problem of limiting reagent concept. इसमें बोल रहे हैं कि एनटीपी में 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO एंड CO2 आफ्टर द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे CO जो कि रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम एज वेल एज जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया आपको, 2CO + O2 प्रोड्यूसिंग 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये जो गैसियस रिएक्शन है इसमें वॉल्यूम के क्या रेशियो है, 2CO मतलब आप यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बोलोगे, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और 2 वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बताया है कि 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ CO। अभी देखिए इसका 1 वॉल्यूम मतलब हम इसको सपोज कर सकते हैं इसका 1 लीटर। सो इसका अगर 1 लीटर है तो ये रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्ट करेगा 2 लीटर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और 2 लीटर जो है क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। CO कितना था, CO 3 लीटर था। ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम के साथ 2 वॉल्यूम CO का रिएक्शन हो रहा है, 2 वॉल्यूम जो है CO2 बन रहा है। दैट मीन्स 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ 2 लीटर CO का रिएक्शन होगा और 2 लीटर ही जो है CO2 बनेगा। सो CO कितना रह जाएगा, एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे CO है। सो वी राइट हियर 1 लीटर O2 reacts with 2 liter CO. So CO left after reaction will be equal to 3 minus 2, that means 1 liter CO
1 लीटर CO रह जाएगा। CO2 कितना बनेगा? अब देखिए पहले ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम CO2 बना रहा है, दैट मीन्स 1 लीटर ऑक्सीजन will produce 2 liter of CO2. So CO2 produced will be equal to 2 liter. So which option is correct? Option D is the correct option. 1 liter CO will be left and 2 liter of CO2 will be produced. इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं? HCl is produced in the stomach which can be neutralized by magnesium hydroxide in the form of milk of magnesia. Milk of magnesia एक बेस है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिससे स्टमक में जो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हाउ मच MgOH2 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ स्टमक एसिड? 1 मोल स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना MgOH2 चाहिए? आपके पास ये ऑप्शंस है। तो पहले हम HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन MgOH2 plus HCl. The products will be MgCl2 plus water. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो देखिए ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन है हमारा। ये रिएक्शन से हम क्या देख रहे हैं कि 2 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पूछ रहा है कि 1 मोल स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना MgOH2 चाहिए। तो इस तरह से होगा 2 मोल HCl acid is neutralized by 1 mole magnesium hydroxide. Then 1 mole HCl will be neutralized by how much of magnesium hydroxide? 1 by 2, that is 0.5 mole MgOH2. अब सिंपली आपको क्या करना है? 0.5 मोल MgOH2 का मास निकाल देना है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीशियम का यहाँ पे 24.3 ले लीजिए। ऐसे तो हम 24 से ही कम चलाते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन मैच करने के लिए एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम आपको 24.3 लेने से ही आप मैच कर पाओगे। 24 लेने से ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स है, ये डिजिट्स में शायद आपको जो है मैचिंग ना हो, इसलिए हम इसको 24.3 ले रहे हैं, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 17, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 मिला करके हो जाएगा 17. सो इट विल बी 24.3 प्लस 34, सो इट विल बी 58.3 ग्राम पर मोल. 1 mole magnesium hydroxide is equal to 58.3 gram. So 0.5 mole will be equal to 0.5 into 58.3, and this will come 29.15 gram. So option A will be the correct answer. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, an impure sample of silver 1.5 gram is heated with sulfur to form 0.124 gram of silver sulfide Ag2S. What was the percent yield of Ag2S? Ag2S का परसेंट यील्ड क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन ये है। तो अब देखिए पहले हम सिल्वर के साथ सल्फर का रिएक्शन लिखते हैं। तो ये रिएक्शन होगा 2Ag प्लस S प्रोड्यूस होगा Ag2S। जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिएक्शन हमें दे रहा है वो क्या है? 2 इंटू सिल्वर का एटॉमिक मास क्या है? 108, दैट मीन्स ये हो रहा है आपका 216 ग्राम सिल्वर reacts with 32 gram sulfur and produces how much of silver sulfide? 108 into 2 plus 32, that means 216 plus 32, so it is 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन से मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि 216 ग्राम जो सिल्वर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर सल्फाइड? 248 ग्राम। तो हमें दिया गया है सिल्वर कितना? 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम जो सिल्वर है वो अगर प्योर होता तो कितना प्रोड्यूस करता, और कितना उसने प्रोड्यूस किया है क्योंकि ये इम्प्योर सैंपल है वो देख लेते हैं। तो 216 ग्राम Ag produces 248 gram Ag2S. So 1 gram would produce 248 by
216, this much of Ag2S. So 1.5 gram should produce 248 into 1.5 divided by 216 और ये आएगा 1.722 ग्राम Ag2S। अगर ये 1.5 ग्राम सिल्वर प्योर होते तो इतना Ag2S ये प्रोड्यूस करते, लेकिन ये Ag2S कितना प्रोड्यूस किया है 0.124 ग्राम, क्योंकि ये जो सिल्वर है ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। परसेंट यील्ड ऑफ Ag2S विल बी इक्वल टू जितना प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट विल बी 0.124 डिवाइडेड बाय 1.722 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसका आंसर आएगा 7.2%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फाइनल मोलरिटी of a solution made by mixing 50 milliliter of 0.5 molar HCl, 150 milliliter of 0.25 molar HCl and water to make the volume 250 milliliter is। आपको बोल रहा है कि 50 milliliter 0.5 molar HCl, 150 milliliter of 0.25 molar HCl, तो कितना हो गया वॉल्यूम 150 प्लस 50 200 हो गया, साथ में पानी भी मिला दिया गया है और फाइनल जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 250 मिलीलीटर हो गया। अब ये जो 250 मिलीलीटर सोल्यूशन है, डाइल्यूटेड HCl सोल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ HCl सॉल्यूशंस है, इसकी फाइनल मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो है मोलरिटी इक्वेशन। सो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो ये जो V3 है, ये V3 है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर पानी का मेंशन नहीं करते तो हम यहाँ पे M3 इंटू V1 प्लस V2 कर देते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि दोनों सॉल्यूशन का 50 मिलीलीटर 150 मिलीलीटर मिक्स तो किया ही गया है, साथ में 50 ml पानी भी मिक्स किया गया है, फाइनल वॉल्यूम 250 ml है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा यहाँ पे V3 का वैल्यू है 250, M3 हमें कैलकुलेट करना है, M1 V1 M2 V2 ये सारे हमें नोन है। सो वैल्यूज पुट करते हैं, M1 है आपका 0.5 इंटू वॉल्यूम है 50 प्लस M2 है आपका 0.25 इंटू वॉल्यूम है आपका 150 इज इक्वल टू M3 हमें कैलकुलेट करना है इंटू V3 हो गया आपका 250। सो 25 प्लस ये आ जाएगा 37.5 इज इक्वल टू M3 इंटू 250। सो दिस विल बी दिस, सो M3 will be equal to 62.5 divided by 250 and this upon calculation gives the result 0.25 molar। So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? नंबर डी करेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हमने चैप्टर में से मोलरिटी इक्वेशन का एप्लीकेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर Na2SO4 must be added to 25 milliliter of 1 molar BaCl2 to produce 10 gram of BaSO4। और यहाँ पे जो रिएक्शन Na2SO4 और BaCl2 के बीच में होगा वो रिएक्शन पहले लिखते हैं। Na2SO4 plus BaCl2 products will be BaSO4 plus NaCl। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री देखिए, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और BaSO4 का भी 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। NaCl के बारे में हमें नहीं लिखने से भी चलेगा, बिकॉज NaCl के बारे में यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया है, BaSO4 का ही पूछ रहा है कि BaSO4 का 10 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं 10 ग्राम BaSO4 मतलब कितना मोल BaSO4। उसके लिए BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए। सो मॉलिक्यूलर मास अब BaSO4 कितना होगा? बेरियम का एटॉमिक मास है 137, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। अगर ये सब आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा 233 ग्राम पर मोल। सो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। सो 10 ग्राम BaSO4 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितना मोल BaSO4 प्रोड्यूस हो रहा है? नंबर ऑफ moles of BaSO4 produced will be 10 divided by 233।
मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। सो ये डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.0429 मोल्स। अब इतना मोल BaSO4 जो है प्रोड्यूस हो रहा है और रिएक्शन हमें बता रहा है कि जितना मोल BaSO4 प्रोड्यूस हो रहा है Na2SO4 भी उतना ही मोल हमें चाहिए। तो क्योंकि BaSO4 का 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए Na2SO4 का 1 मोल ही चाहिए। तो अगर BaSO4 0.0429 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स Na2SO4 रिक्वायर्ड आल्सो विल बी 0.0429 मोल्स। ठीक है, सो Na2SO4 रिक्वायर्ड will be equal to same 0.0429 moles। अब देखिए Na2SO4 का हमें मोलरिटी दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो हमारे पास मोलरिटी है Na2SO4 का, Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोलरिटी is equal to number of moles divided by volume in liter। So molarity हमारा है Na2SO4 का 5 मोलर। So 5 is equal to number of moles ये है 0.0429 divided by volume, ये लीटर में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जरूरत पड़े तो जो ऑप्शन है इसमें सारे मिलीलीटर में है तो बाद में हम उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। So V क्या होगा 0.0429 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका कैलकुलेशन से आएगा इतना लीटर 0.00858 लीटर। सो ऑप्शन में मिलीलीटर में है तो इसको हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करने से ये मिलीलीटर में आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू 0.00858 इंटू 1000, so it will be 8.58 milliliter। So which option is correct? Option A is correct। So here I end today's video। ये सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हमने NCERT फिंगरप्रिंट्स जो बहुत ही फेमस बुक है जिसमें से सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन्हीं में से हमने लिया है। सो आई होप ये जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया हर एक कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें मैंने लिया था और वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। I hope this video will be very beneficial for you। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।